इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक कंपनी लिस्टिंग के लिए जाती है तो रिक्वायरमेंट क्या होते हैं। पर उससे पहले एक और चीज़ जो जानना ज़रूरी है, वो ये है कि पब्लिक कंपनी लिस्टेड होती है। चलो, अब पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा ना। सपोज़ एक प्राइवेट कंपनी है और वो लिस्टिंग के लिए जाना चाहती है, अपनी इक्विटी शेयर लिस्टेड करना चाहती है, पब्लिक को आईपीओ के थ्रू ऑफ़र करना चाहती है। तो उसके लिए तो रिक्वायरमेंट है कि भई वो तो नहीं कर सकती, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है। तो ऐसे केस में प्राइवेट कंपनी चाहे तो चेंज कर सकती है अपने आप को पब्लिक कंपनी में। वो भी मिनिमम डॉक्यूमेंट, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से हो जाता है ये काम। 2 फॉर्म गिन के लगते हैं जो आपको आरओसी में भरने पड़ते हैं और कुछ नॉमिनल फ़ीस लगता है, वो पे करना पड़ता है और फिर आपको एक नया सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा और आप एक प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बन जाएँगे। पर ध्यान रखिएगा, पब्लिक कंपनी में कंप्लायंस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू प्राइवेट कंपनी। ये बात ध्यान में रखने का है। और 1-2 पॉइंट कुछ ये भी है बताने लायक कि प्राइवेट कंपनी भी लिस्टेड होती है, पर वो इक्विटी शेयर आईपीओ के थ्रू नहीं ला सकती, ये रिस्ट्रिक्शन है। अब प्राइवेट कंपनी अगर बीएसई में लिस्टेड होना चाहती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, किसी स्टॉक या फिर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहती है, तो कौन-सी टाइप की सिक्योरिटीज़ वो इश्यू कर सकती है और किस तरीके से वो कर सकती है, ये किसी और वीडियो में कवर करेंगे। पर इतना तो मैं आपको बता सकती हूँ कि हाँ, प्राइवेट कंपनी भी लिस्टेड होती है। और क्या है प्रोसेस, उसका बहुत अलग प्रोसेस है, किसी और टाइम हम लोग उसको कवर करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या आप इंटरेस्टेड है जानने में कि कैसे एक प्राइवेट कंपनी लिस्टेड होती है, क्या रिक्वायरमेंट है। किसी और वीडियो में चलो कवर करेंगे उस बात को। इस वीडियो में हम लोग कवर अपना करते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक बनना चाहती है, पब्लिक कंपनी बनना चाहती है, ताकि वो अपना आईपीओ ला सके, अपने इक्विटी शेयर इश्यू कर सके। यहाँ पर हम लोग नायका का एग्जांपल लेंगे। नायका एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर लिमिटेड, जिसका पहले नाम था एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। आपको पता हो, जितनी भी प्राइवेट कंपनी है उन पे कंपल्शन है कि उनको अपने नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट वर्ड लिखना पड़ता है। अगर वो लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लिखती है। सो ये प्राइवेट वर्ड कंपलसरी है लिखना। पर अगर पब्लिक कंपनी है तो उनको ये प्राइवेट वर्ड लिखना ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट वो लिख ही नहीं सकती कि वो प्राइवेट है। ठीक है। सो जैसे कि आप देख रहे हो, एफ एस एन ई कॉमर्स वेंचर लिमिटेड, और पहले इसका नाम था एफ एस एन ई कॉमर्स वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। सो क्योंकि इन्होंने प्राइवेट से पब्लिक में चेंज हुआ अपना स्टेटस, तो इनको अपना नाम चेंज करना पड़ा। ठीक है। नाम चेंज करने का रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे होता है, पहले वो कवर करते हैं। हम लोग धीरे धीरे प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे कि कैसे कंपनी को लिस्टिंग करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, और फिर जब लिस्ट हो जाते हैं तो कैसे कैसी फाइलिंग्स होती है। सब धीरे धीरे प्रोसेस में होगा, क्योंकि ये बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए। सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके मैं आपको इससे रिलेटेड आपको ये नॉलेज दे सकूँ। सो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको मैं बता देती हूँ नायका स्पेसिफिक, इसको एक केस को मैंने कवर किया है। तो इन्होंने क्या किया, नोटिस ऑफ ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग दिया ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। जितने इक्विटी शेयर होल्डर है उनको ईजीएम के थ्रू बुलाया ताकि उनसे अप्रूवल ले ले कि हम लोग ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, हम लोग प्राइवेट कंपनी है पर हम लोग पब्लिक बनना चाहते हैं, आप लोग अपना अप्रूवल दे दीजिए। ठीक है। और इसमें खास बात ये था कि इन्होंने जो मीटिंग बुलाया अपना ईजीएम, वो शॉर्ट नोटिस किया। लॉ में रिक्वायर्ड है मिनिमम 21 डे का आपको नोटिस देना पड़ता है, क्लियर 21 डे पीरियड, पर इन्होंने उससे लेस दिया। तो क्या इन्होंने कोई वायलेशन किया? द आंसर इज़ नो। क्योंकि ये जो लॉ है कि जिसमें लिखा हुआ है कि ये 21 डे का आपको नोटिस देना पड़ता है, उसमें ये भी बताया गया है कि शॉर्टर नोटिस अलाउड है, प्रोवाइडेड आप सारे शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लो कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 21 डेज़ से कम टाइम पीरियड में भी एग्री करते हैं कि ठीक है, अलाउड है, आप बुला लो, हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। किसी भी थ्रू, ईमेल के थ्रू कन्फर्मेशन ले सकते हैं, जिस मोड में कन्वीनिएंट लगे उस मोड में प्रूफ़ के साथ कि हाँ, आपने कन्फर्मेशन लिया है, आप लेके रख सकते हो। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हो 18 सितंबर को नोटिस दिया गया और 30 सितंबर को मीटिंग था। तो आप क्लियरली देख रहे हो 21 डेज़ से कम का ये टाइम पीरियड है। बट फिर भी ये अलाउड है, प्रोवाइडेड आपने सबका अप्रूवल ले लिया था, किसी शेयर होल्डर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आप ऐसा आराम से कर सकते हो। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हो वो लिस्टेड हो गई थी। एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर लिमिटेड जो है, इन्होंने जो अपना आईपीओ लाया था वो लाया था 28 अक्टूबर
2021 को, और इशू क्लोज हो गया था 1 नवंबर 2021 को। प्राइस बैंड, यानी जैसा प्राइस बैंड देख रहे हो, ये तब होता है जब कोई कंपनी बुक बिल्डिंग प्रोसेस से इशू लेके आती है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है? उसमें क्या होता है, मतलब कंपनी प्राइस डिसाइड नहीं करती। कंपनी क्या करती है, मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस अपने शेयर का डिसाइड कर लेती है, और बाकी जो आईपीओ लेके आती है पब्लिक को बोलती है आप लोग बिडिंग करो, आप लोग अपने अपने हिसाब से कोट करो। फिर जिस प्राइस पे उनको लगेगा अच्छा आ रहा है मैक्सिमम, फिर वो प्राइस वो लोग डिसाइड कर देते हैं कि हाँ ये हम लोग का इशू प्राइस होगा। फिर जितना भी होगा डिफरेंस वो कलेक्ट किया जाएगा, वो बात का कहानी है। तो ये प्रोसेस होता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। इसमें रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टर इशू होता है। ठीक है, तो क्या होता है, कैसा दिखता है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टर, क्या क्या उसमें होते हैं बुक बिल्डिंग में, और क्या क्या कंप्लाइंसेस हैं, सब धीरे धीरे कवर्ड होगा। फिलहाल इस वीडियो में मैंने सिर्फ कवर किया है कि कौन कौन से फॉर्म लगते हैं अगर एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक बनना चाहती है, क्योंकि उसको अपना आपका इस केस में जैसे आप लोग देखोगे कि आईपीओ लेके आना है इक्विटी शेयर का, पब्लिक को ऑफर करना है। तो प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी बनने के लिए प्री फेज सबसे पहले बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ती है। बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल मिल जाता है, फिर जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है, यानी शेयर होल्डर की मीटिंग बुलानी पड़ती है। उनसे अप्रूवल लिया जाता है, उनसे अप्रूवल इन अ फॉर्म ऑफ SR, स्पेशल रेजोल्यूशन के फॉर्म में लिया जाता है। अगर आपको पता हो स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है देन गुड, अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, उसमें मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है जिसमें कवर किया है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है। बट इन शॉर्ट अगर इसमें कवर करना है, मैं आपको इतना बता देती हूँ कि स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 75% या उससे ज़्यादा अगर लोग एग्री कर जाते हैं किसी मैटर पे, सपोज 100 शेयर होल्डर है और अगर 75 शेयर होल्डर और मोर बोलते हैं कि ठीक है हम लोग एग्री करते हैं इस मैटर पे, तो हम लोग मान लेंगे कि हाँ स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया। ठीक है, तो इस जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना पड़ता है। फिर फॉर्म फाइलिंग होता है, दो तरह का स्पेशल फॉर्म फाइल होता है। आपको आरओसी में एमसी के पोर्टल में फाइल करना पड़ता है, MGT 14 फाइल करना पड़ता है, जो कि आपने जो स्पेशल रेजोल्यूशन लिया है इस बात के लिए विद इन 30 डेज़ है MGT 14 का टाइम। और फॉर्म INC 27 फाइल करना पड़ता है। सबसे पहले आप एक काम करिएगा, MGT 14 फाइल करिएगा, फिर इसको INC 27 फाइल करिएगा। ये मेरा आपको सजेशन है। पोस्ट उसके बाद क्या होगा, आपको पैन नंबर वो सब चेंजेस करने पड़ेंगे, बैंक अकाउंट में अपडेट करना पड़ेगा, लेटर हेड में अपडेट करना पड़ेगा, नया MO AO आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि लिए आप जब आप कन्वर्ट हो जाते हो प्राइवेट से पब्लिक बन चुके हो तो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती है आपकी। अच्छा, INC 27 जो मैंने आपको फॉर्म बताया उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे फ्रेंड्स, ये बेसिक डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं ये आप दे इस एक्चुअली क्या होता है कि आप जब पोर्टल पे जाओगे तो उसमें सिर्फ लिखा होगा कि सर्टेन स्पेशल रेजोल्यूशन दे दो, इतना से हो जाएगा। बट अगर आप ये सब दे दोगे तो क्या होगा, वहाँ से क्वेरी रेज नहीं होगा, तो जल्दी स्मूथली आपका ये काम हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि अगर कुछ डिफ़ॉल्ट होगा, कुछ मिसिंग होगा तो फिर वो आपसे वापस मंगवाएंगे कोई डॉक्यूमेंट, फिर क्या टाइम प्रोसेस बढ़ जाता है। तो क्या क्या आपको अटैच करना है, मिनट्स ऑफ मेंबर मीटिंग, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑल्टर्ड MOA, ऑल्टर्ड AOA और एनी अदर डॉक्यूमेंट अगर आपको केस में कुछ है तो। फिर है MGT 14। MGT 40 जो होता है स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए स्पेसिफिकली होता है, और ये 30 दिन का टाइम रहता है जनरली इसमें। तो ये दोनों फॉर्म जो मैंने आपको बताए ये ROC के यानी MC के पोर्टल में होते हैं फाइल। तो MGT 14 में आपको क्या कहते हैं ना, वही सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, नोटिस MOA AOA, कॉपी ऑफ अटेंडेंस शीट ऑफ जनरल मीटिंग, अगर कोई शॉर्टर नोटिस अगर कुछ हुआ है तो कंसेंट। हम लोग के केस में आपने नोटिस किया होगा कि शॉर्टर नोटिस पे जो था मीटिंग था, तो यहाँ पर ये जो है शॉर्टर नोटिस का कंसेंट वाला जो फॉर्म है वो भी आपको अटैच करना पड़ेगा MGT 14 में। अच्छा, तो जनरली 3 दिन 3 वर्किंग डेज़ में ROC के साइड से अप्रूवल आ जाता है कि हाँ उन्होंने नोटिंग कर लिया। मैक्सिमम टाइम टू इन्फॉर्म डेफिशिएंसी इन द एप्लीकेशन फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 3 वर्किंग डेज़, यानी MCA पोर्टल्स में आपको दिख जाएगा कोई क्वेरी रेज्ड हुआ है अगर तो 3 दिन के अंदर। पर मैक्सिमम टाइम टेकन टू इशू सर्टिफिकेट बाय कंसर्न ROC ऑन रिसीप ऑफ अप्रूवल इज़ 3 वर्किंग डेज़, यानी 3 दिन में जनरली ROC आपको इशू कर देगा कि ठीक है हम लोग आपको प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट कर देते हैं।
अच्छा, अब मैं बात करती हूँ कंसेंट बाय शेयर होल्डर, शॉर्टर नोटिस। तो कुछ इस तरीका का लगता है ड्राफ्ट। मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब भी एक बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होता है कि चलो हम लोग जनरल मीटिंग बुलाते हैं, वो भी शॉर्टर नोटिस पे, तो क्या-क्या पॉइंट्स लिखे हुए रहते हैं, उसका एक रफ आइडिया आपको देने के लिए ये है। अच्छा, ये है नोटिस ऑफ ईजीएम, जो नायका ने अपना नोटिस इश्यू किया था जनरल मीटिंग के लिए, जिसमें उन्होंने कवर क्या-क्या किया था, चलिए देखते हैं। कुछ आर्टिकल में उन्होंने चेंजेस किए थे उससे रिलेटेड, ये एक आइडिया देने के लिए कि एक नोटिस ऑफ द मीटिंग जो होता है ईजीएम में, उसमें क्या-क्या मैटर रहते हैं, कैसे दिखता है वो, एक रफ आइडिया के लिए आपके लिए। जैसा कि आप देख रहे हो, स्पेशल बिज़नेस, रेज़ोल्यूशन नंबर, फिर उसके नीचे वो पॉइंट क्या कवर है और कैसे रेज़ोल्यूशन ड्राफ्टिंग किया गया है। अगर आप नोटिस करो तो देखा यहाँ पर लिखा हुआ है रिज़ॉल्व दैट, रिज़ॉल्व फर्दर दैट, ये ड्राफ्टिंग का तरीका होता है और ऐसे ही लिखा जाता है इसको। ऊपर में आप देख रहे हो लिखा हुआ है टू कंसिडर एंड इफ थॉट फिट टू पास विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन द फॉलोइंग रेज़ोल्यूशन एज़ स्पेशल रेज़ोल्यूशन। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे ही ड्राफ्टिंग होता है इस चीज़ का। सो नोटिस में काफ़ी सारी चीज़ें थी, उन्होंने कुछ आर्टिकल्स में चेंजेस किए थे। फिर सेकंड में आप देख रहे हो इस ईएसओएस स्कीम, यानी इक्विटीज़ स्टॉक ऑप्शन जो होता है उसमें चेंजेस करने पड़े उनको, क्योंकि लिए सेबी की रिक्वायरमेंट है कि अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो कुछ ऐसे-ऐसे पॉइंट्स कवर होने चाहिए। अगर आपने एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन स्कीम दिया है तो उस लिए उनको कंप्लाई करने के लिए उन्होंने उसमें भी चेंजेस किए, क्योंकि वो लिस्टेड हो रहे थे। और ये उसी से मैटर है। फिर है रिवाइज्ड अप्रूवल ऑफ इन आईपीओ। फिर उन्होंने थर्ड रेज़ोल्यूशन लिया था कि उन्होंने डिसाइड किया था कि पहले इतना इश्यू करेंगे, फिर चेंज करके बोला नहीं, थोड़ा अमाउंट बढ़ा देते हैं, इतना हम लोग अमाउंट रेज़ करेंगे। तो उससे रिलेटेड कैसे ड्राफ्टिंग की गई है, वो दिखाने के लिए सिर्फ़ मैंने इसे अटैच किया है। रिज़ॉल्व फर्दर दैट, सारे मैटर्स कवर्ड है। ये ईज़िली अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं, मैं आपको फॉरवर्ड भी कर सकती हूँ। सो ये सब मैटर है, कवर्ड है। फिर उसके बाद डेट, प्लेस, सिन नंबर, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, बाय द ऑर्डर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर लिमिटेड, कंपनी सेक्रेटरी, उसका मेंबरशिप नंबर। ये मीटिंग उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू की थी, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे कवर्ड है कि हाँ, उन्होंने क्या-क्या कंप्लाई किया है, सारी बातें लिखी हुई है कि सामने वाले को भी कैसे अगर पार्टिसिपेट करना है तो कैसे करना है। ये भी बताया कि उन्होंने, आपको पता होगा नोटिस ऑफ मीटिंग में हमें रोड मैप देना पड़ता है, पर अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कर रहे हो तो आपको रोड मैप नहीं देना पड़ता। वो सब मैटर भी लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छे से ड्राफ्टिंग किया हुआ है चीज़ें कम कि पॉइंट नंबर 16 में इनफैक्ट ये बात लिखा हुआ है, सिंस द ईजीएम विल बी हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीसी मीन्स वीडियो कॉन्फ्रेंस, द रूट मैप इज़ नॉट एनेक्स्ड in this notice. The scheduled venture of the meeting as set forth in the notice conveying the meeting shall be deemed to be the place of the said meeting, and all the recording of the proceeding at the meeting shall be deemed to be made at such place. तो ये सब जो मीटिंग होता है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, ये प्रॉपर पूरा रिकॉर्डिंग होता है सब चीज़ का कि लोग कितने प्रेजेंट है, क्या है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, उसका भी डिटेल दिया हुआ रहता है नोटिस में कि अगर किसी को प्रॉक्सी अपॉइंट करना है तो क्या उसका मेथड है, सब कुछ दिया हुआ रहता है। इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली क्लियरली दिए हुए रहते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर मेंबर नॉट मेंबर फॉर वोटिंग एट द ईजीएम आर एज अंडर, अगर वोटिंग करना है तो उससे रिलेटेड क्या क्या है, कैसे वो लोग अटेंड कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर मेंबर फॉर अटेंडिंग द ईजीएम थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस आर एज अंडर, तो कैसे अटेंड करना है उसके बारे में भी लिखा हुआ है। सो ये एक काफ़ी अच्छा से आपको अगर आप ये पढ़ोगे तो आइडिया हो जाएगा कि कैसे इसकी ड्राफ्टिंग होती है, क्या-क्या पॉइंट कवर्ड होते हैं, शॉर्ट नोटिस पे हुआ है, और अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है तो कैसे-कैसे ड्राफ्टिंग होती है। बहुत अच्छा पॉइंट्स है, सारे कवर्ड है इसमें। इस शॉप में क्या-क्या चेंजेस करने पड़ते हैं अगर आप लिस्टेड हो रहे हो तो। आपको ये देना पड़ता है पुराना क्या था, अमेंडेड क्या है, प्रपोज़्ड क्या है, नया क्या है। ये सारे उन सब मैटर को कवर्ड है। कंपनी का सिन नंबर आप टाइप करके उसके बारे में डिटेल जान सकते हो। ये है सिन नंबर, कंपनी का सिन नंबर हमेशा मेंशन रहता है। और चलिए, ये तो मैंने आपको ऊपर-ऊपर में दिखा दिया कि नोटिस ऑफ द मीटिंग
कैसा होता है, ईजीएम आप कॉल कर रहे हो तो एक नोटिस दोगे ना प्रॉपर, तो उसमें किस तरह से ड्राफ्टिंग की जाती है, उन सब चीज़ों को मैंने कवर करने की कोशिश की है यहाँ पर। ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग जो टॉपिक पे चल रहा था कि फॉर्म के बारे में, एमजीटी 14 और आईएनसी 27 के बारे में। तो एमसीए पोर्टल पे जाना है आपको और वहाँ पर एमसीए सर्विस में आप देखोगे कंपनी ई फाइलिंग, और वहाँ पर आपको दिखेगा कंप्लायंस सर्विस, तो उसमें आप देख सकते हो, वहाँ आपको दिख जाएगा एमजीटी 14, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। आप देखोगे तो एमजीटी 14 है, वहाँ पर मिल जाएगा। फिर आपको भरना है। अब एक और चीज़ बता दूँ, पहले सिस्टम अलग था, अभी थोड़ा-सा फॉर्म दिखने में अलग हो गया। मैं आपको दोनों ही दिखाऊँगी, पुराना कैसे दिखता है, अब नया कैसा दिखता है। ये है आपका नया फॉर्म, आजकल फॉर्म ऐसे दिखते हैं, क्योंकि आपको पता हो एमसीए पोर्टल में अपडेट हुआ है सिस्टम, तो वर्ज़न अलग हो गया, तो चीज़ें कुछ दिखने में कुछ ऐसे, उसका फाइलिंग का थोड़ा-सा प्रोसेस अलग हो गया है। सो एमजीटी 14 में क्या-क्या डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया वही है, आपको सिन नंबर देना पड़ता है, कंपनी का सिन नंबर देने के बाद बताना पड़ता है कि फिर ऑटो फिल हो जाता है चीज़ें, फिर आपको बताना पड़ता है रजिस्ट्रेशन ऑफ, मतलब किस तरह का रेज़ोल्यूशन है या एग्रीमेंट है या पोस्टल बैलेट वाला मोड है, तो आप बताओगे कि हाँ, मेरा रेज़ोल्यूशन है। डेट बताओगे, डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस फॉर पासिंग द रेज़ोल्यूशन, किस डेट में आपने ये नोटिस दिया था मीटिंग का, फिर डेट ऑफ पासिंग रेज़ोल्यूशन और कौन से डेट में पास हुआ है, ये दोनों चीज़ जाएंगे। फिर नंबर ऑफ़ रेज़ोल्यूशन का जनरली नंबरिंग किया जाता है, नंबर ऑफ़ तो फर्स्ट, सेकंड, जो भी रेज़ोल्यूशन नंबर था वो आप दोगे। फिर पॉइंट नंबर 10 इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि अलग केस में होता है, वो इसमें नहीं कवर्ड है। फिर आपको देना पड़ता है पर्पस ऑफ पासिंग द रेज़ोल्यूशन, किस पर्पस के लिए है, किस सेक्शन में कवर्ड है, सब्जेक्ट मैटर क्या था, वेदर मेंशन वेदर रेज़ोल्यूशन पास्ड बाय पोस्टल बैलेट येस या नो। फिर इंडिकेट द अथॉरिटी पासिंग और एग्रीइंग टू द रेज़ोल्यूशन, कौन थे अथॉरिटी, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेज़ोल्यूशन है, शेयर होल्डर, तो इस केस में शेयर होल्डर होगा, आपको शेयर होल्डर लिखना पड़ेगा, मतलब उस पर क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया पर्पस ऑफ पासिंग द रेज़ोल्यूशन में अगर आप बॉक्स पे क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन बॉक्स आता है, उसमें बहुत सारे दिए हुए रहेंगे, वहाँ से आपको चूज़ करना है प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्ट हो रहा है, ये रीज़न आपको देना है। देन अटैचमेंट, जैसे मैंने आपको बताया है, अटैचमेंट दोगे, सर्टिफाइड जो रेज़ोल्यूशन है, ऑप्शनल अटैचमेंट दे सकते हो, मैक्सिमम 2 MB रहता है, ये ध्यान में रहे, साइज़ श्रिंक आपको छोटा करना पड़ सकता है, श्रिंक करना पड़ सकता है। फिर डिक्लेरेशन में क्या, आप ये डिक्लेरेशन पहले भी सेम वैसे ही था, अभी भी वैसे ही है, आई एम ऑथराइजिंग बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बाय रेज़ोल्यूशन नंबर दिस डेट दिस, कौन से रेज़ोल्यूशन नंबर के थ्रू आपको ये ऑथराइजेशन मिला है कि आप ये फ़ाइल करो। जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब रिज़ॉल्व करते, रेज़ोल्यूशन लेते हैं, तो उसमें लिख देते हैं कि हम इस पर्सन को ऑथराइज़ करते हैं, इस डेट में ऑथराइज़ करते हैं कि आप फाइलिंग कर सकते हो। किसी न किसी को ऑथराइज़ किया जाता है इसे फाइल करने के लिए। फिर डायरेक्टर का आपको डेज़िग्नेशन, कंपनी के डायरेक्टर का डेज़िग्नेशन बताना, किसी भी डायरेक्टर का आप डेज़िग्नेशन दे दोगे, जो भी जो भी डिजिटली साइन करेगा उसका। फिर सीए, सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट का आपको लगेगा मेंबरशिप नंबर, बिना उसके आप नहीं कर सकते। सो उनका भी एक अप्रूवल चाहिए, तो कैसे मिलता है, आपको उनका नंबर देना पड़ेगा, वो डिजिटली साइन करेंगे, तब जाके प्रोसेस अहेड होगा, आगे बढ़ेगा। ऐसे ऐसे करते भरते भरते आपको क्या करते जाना, नेक्स्ट नेक्स्ट सेव करते करते आगे जाओगे, लास्ट में सबमिट बटन करना पड़ता है। वंस आप सबमिट कर दोगे, उसके बाद डाउनलोड करके सारे अटैचमेंट फिल करके आप पेमेंट पे जाओगे, पेमेंट कर दोगे, देन डन। आप जब प्रैक्टिकली करोगे तो समझ में हो जाएगा, या फिर मैं किसी दिन प्रॉपरली इसका एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं प्रॉपर स्टेप पूरा एग्जैक्टली दिखाऊंगी कि कैसे होता है, कैसे पेमेंट होता है, सारी चीज़ें। इसमें वो सारे कवर नहीं कर रही, मैं सिर्फ ऊपर से ऊपर आपको दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें दिखती है। अपलोड करोगे, प्रोसीड टू पेमेंट, धीरे धीरे खुलते, जैसे जैसे भरते जाओगे आगे के पेज खुलता जाएगा आपका। मेक पेमेंट बताया, नॉमिनल फीस लगती है। पेमेंट मोड ऑनलाइन, आप नेट बैंकिंग, बहुत सारी तरीके आप पेमेंट कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं INC 27 की। INC 27 तब भरना पड़ता है जब आप प्राइवेट से पब्लिक या ऐसे कुछ कन्वर्ट कर रहे हो, पब्लिक टू प्राइवेट हो रहे हो, ऐसे जैसा आप देख रहे हो। और ये जो फॉर्म मैं दिखा रही हूँ आपको, ये पुराने टाइप का फॉर्म है, अभी ऐसा फॉर्म नहीं है, बट जानकारी के लिए कि पहले कैसा फॉर्म दिखता था, उसके लिए मैं अटैच कर रही हूँ।
और साथ में ये भी बता दूँ आपको कि चीज़ें सेम ही रहेंगी, जो मैटर कवर्ड है सब चीज़ उसमें भी नए फॉर्म में भी यही सब मैटर कवर्ड है। तो जस्ट एक आइडिया के लिए आपको दिखा दूँ कि पहले कैसे फॉर्म दिखता था। फॉर्म ऐसे दिखता था, आपको अपना केस में टिक करना पड़ता है, सीआईएन नंबर डालना पड़ता है। सीआईएन नंबर डालने से नेम, एड्रेस सब ऑटो कैच कर लेता है। रीज़न फॉर कन्वर्जन, एसआरएन एमजीटी 14 का, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि पहले आप एमजीटी 14 पहले फाइल कर लो। डेट ऑफ पासिंग, डेट ऑफ फाइलिंग एमजीटी 14, नेम ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेट, जब इनकॉर्पोरेट हुआ था तब क्या नाम था कंपनी का, डिटेल्स देने पड़ेंगे, मेंबर प्रेजेंट एट द मीटिंग, जनरल मीटिंग से रिलेटेड कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया वो सबके मैटर में आपको बताना पड़ेगा, नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम, फिर मिनट्स, कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड एमओए, ऑर्डर फॉर डोनेशन ऑफ डिले इफ़ एनी, ये ज़रूरी नहीं है। मेन आपका जैसे आप देख रहे हो एस्ट्रिक मार्क जो है वो आपका बहुत ज़रूरी होता है, वो तो देना ही पड़ता है। मिनट्स ऑफ मेंबर मीटिंग कंपलसरी है, कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड एमओए एओए ये कंपलसरी, बाकी सब ऑप्शनल है। तो जो मैंने आपको बताया है डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग में वो सब आप पक्का से फिल करिएगा, तो क्या होगा, स्मूथली काम हो जाएगा। डिक्लेरेशन प्रोफेश में भी आपका प्रोफेशनल का डिक्लेरेशन, CACS या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट का ज़रूरी है आपको बताना, मेंबरशिप नंबर देना, वो लोग साइन करेंगे इस फॉर्म में, डायरेक्टर भी करता है, वो लोग भी करते हैं। सो फाइनली आप फाइलिंग कर दोगे, इसमें भी फ़ीस लगता है, दोनों में ही फ़ीस लगता है। एमजीटी 14 जब फाइल करते हो तो भी एक नॉमिनल फ़ीस लगता है, ज़्यादा फ़ीस नहीं, नॉमिनल थोड़े बहुत चार्जेस लगते हैं, और ये भी फॉर्म फाइल करने में थोड़े बहुत चार्जेस लगते हैं। सो ज़्यादा चार्जेस नहीं होते इसमें। सो बेसिकली रहता है कि आपने सबका अप्रूवल, अगर आपने ऐसा ले लिया है, स्पेशल रेजोल्यूशन हो चुका है, तो चीज़ें आराम से हो जाती है। सो ये था आपका फर्स्ट स्टेप। लिस्टिंग में जाने से पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ता है प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में। इनफैक्ट कोई भी और रीज़न की वजह से अगर आप कन्वर्ट होना चाहते हो, प्राइवेट से पब्लिक जाना चाहते हो, तो यही प्रोसेस है। आपको यही 2 फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं, ऐसे ही स्पेशल रेज़ोल्यूशन लेना पड़ता है। मीटिंग आप 21 दिन के अंदर मिनिमम 21 डे का गैप देके बुला सकते हो। बट अगर कोई इमरजेंसी केस है तो आप कम नोटिस में भी, कम डेज़ का नोटिस में भी बुला सकते हो, प्रोवाइडेड आपने अप्रूवल ले लिया था और किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था, तो आप आराम से कम डेज़ का नोटिस में भी बुला सकते हो। अब ऐसे नहीं कि 1 दिन के अंदर मतलब आप 1 घंटे में बुला लो, ऐसे नहीं होता। बट फिर भी एक जेन्युइन गैप रखिएगा, उतना मिनिमम रखिए, क्योंकि इसकी भी डिटेल है कि क्या क्राइटेरिया है। बट इतना मान के रखिए 2-3 दिन का, कम से कम 3 दिन तो रखिए कि मिनिमम, इतना तो देना ही पड़ेगा आपको। तो कम डेट में भी आप बुला सकते हो। सो आई होप इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हो, स्पेशली ये पॉइंट क्लियर हुआ हो कि प्राइवेट से अगर पब्लिक जाते हैं तो कौन कौन से फॉर्म भरने पड़ते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ता है, और एमसीए पोर्टल पे आपको फाइल करना पड़ता है, और साथ में अटैचमेंट। ये बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो फुलफिल्ड हो गया मेरे इस वीडियो का काम। थैंक यू, बाय बाय। आगे वीडियो में हम लोग आगे धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे लिस्टिंग की ओर।